सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें नैरेट करा जाता है। मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया था ऐसे किसी फेनोमेनन को जब लोग कहते थे टनल खत्म होते ही एक रोशनी। ये वो लोग कहते थे जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्लेम करते थे कि उन्होंने लाइट को देखा, पर मैंने कभी भी ये सब कुछ विश्वास नहीं किया था। पर देखो, शायद मैं आज अभी वैसे ही एक टनल में हूँ। पर मैं मरा कैसे? जो लास्ट चीज मुझे याद है, मैं अपने रूम पे पूरी तरीके से अकेला था। ऊपर से मेरे शहर को देख रहा था, पर उसी के बाद कुछ अजीब हुआ। पता नहीं क्यों मुझे खराब लगना चालू हुआ और इसी वजह से मैं बिस्तर पे सो गया। क्या मुझे पॉइजन दिया गया था या फिर मुझे मारा गया था? सोचो ग्रे, सोचो। बहुत से लोग थे जो तुमको मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक किंग था। वेल, क्या बताऊँ मैं? जितना कि मैं जानना चाहता हूँ कैसे मैं मरा, पर अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि एंड में कोई पंख के साथ बच्चा ना हो जो कि मेरे लिए गाना गा रहा होगा। तभी वो अपने सामने रोशनी को देखता है, उसे आवाज सुनाई देता है, कांग्रेचुलेशंस सर मैम, आपको एक हेल्दी बॉय हुआ है। वो कुछ देखने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें जब खुलता है, उसे पता चलता है कि उसने फिर से जन्म लिया है। अपने सामने वो धुंधले से एक लेडी और एक आदमी को देखता है। ये देख के वो कहता है, क्या इसका मतलब जो टनल मुझे मिल रहा था वो? नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आवाज आता है, देखो तो वो कितना ज्यादा खूबसूरत है, उसके हेयर तो एक बार देखो। और तभी वो अपने सामने एक नौजवान लड़का और लड़की को देखता है। वो चारों तरफ देख के महसूस करता है कि हाँ, ये शायद उसकी मम्मी पापा होंगे। वो लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। उसके पापा उसे नेम देते हैं, उसका नाम है आर्ट। वो उसे कहने को कहते हैं, बेबी डारा बोलो डारा। पर तभी उसके मॉम उसे डांट देते हैं क्योंकि वो अभी अभी जन्मा है। वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है, पर देखता है कि वो किसी पुराने जमाने में आ चुका है। और वो अजीब अजीब से आर्मर्स और हथियार को देखता है। और तभी उसे अपने मॉम के गोद में देखते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ये कहाँ आ गया हूँ? तभी हम उसे एक घर के अंदर देखते हैं। वो नैरेट करने लगता है, धीरे धीरे समय बीतता गया। ऑल्दो मेरे मॉम एलाइस, वो बहुत ही जेंटल, खूबसूरत, काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि अपने फैमिली को संभाल रही है। मेरे पापा रेनॉल्ड्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। वो एक करिश्मेटिक मैन है, पर कभी कभी उनके बच्चों जैसे हरकत को इग्नोर करना चाहिए। मुझे पहले थैंकफुल होना चाहिए था कि मैं एक लविंग फैमिली में जन्म लिया हूँ, पर मेरे डिफ़िकल्टीज वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। मैं अपने बॉडी के सारे जो अंग थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था और इसी वजह से कुछ कभी कभी निकल जाते थे। कुछ दिन बाद हम आर्ट को उसके मॉम के साथ बाजार में देखते हैं। वो नरेट करता है, ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ जहाँ पे लोग अपने साथ वेपन्स कैरी करते हैं। वो अपने आसपास बाजार में सब कुछ देखने लगता है और समझने लगता है। पर तभी उसकी मॉम घर जाने की बात करती है। ये सुन के उसे बुरा लगता है और तब उसे घर में देखते हैं। वो फिर से नरेट करता है, नॉलेज वो ताकत है और इसी वजह से मुझे अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज लेना ही होगा। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं धीरे धीरे अब समझने लगा हूँ मेरे आसपास क्या हो रहा था। पर तभी देखते हैं उसके पापा यानी रेनॉल्ड वहाँ पे आता है और आते ही उसे पकड़ के ऊपर फेंक देते हैं, जो देख के उसकी मॉम वो दौड़ते हुए आती है। आर्ट की हालत वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, यहाँ तक कि रेनॉल्ड या फिर रे उसे इतनी जोर से घुमाने लगता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। पर तभी देखते हैं ऐसे ही घुमाते हुए उसकी पैर एक जगह पे लग जाता है। दर्द से वो रोने लगता है। पर तभी उसकी मॉम उसे लेती है और उसके पैरों में उसी जगह पे हीलिंग मैजिक करती है। आर्ट ये देखता है और नरेट करता है, शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया था। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और नरेट करता है, शायद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चैप्टर 2। आर्ट सोचता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में और नरेट करता है, मैं एक राजा था। मैं आर्मी को लीड करता था। मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया पे मेरा शासन था। मेरे पास इतने अकम्पलिशमेंट थे, पर फिर भी आज अभी मैं जितना प्राउड फील कर रहा हूँ वैसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं बेबी क्रॉल कर सकता हूँ। और तभी हम उसे क्रॉल करते हुए देखते हैं। क्रॉल करते हुए वो बहुत तेज़ी से आगे जाने लगता है, पर उसे इतना तेज़ी से क्रॉल करते हुए देख के उसकी मॉम वो चिंता करने लगती है और रे से कहती है, रे देखना उसे कुछ ना हो जाए। पर तभी देखते हैं वो जाके सीधा आईना से टकराता है। अपने आप को पहली बार वो आईना में देखता है। उसके मॉम डैड तो जैसे उसके लिए पागल हो रहे थे कि देखो हमारा आर्ट वो आईना में देख रहा है। वो नरेट करता है, कुछ महीने बीत चुके हैं, पर अभी मैं अपना ये नया नाम इससे यूज टू नहीं हुआ हूँ। एज ए फॉर्मर किंग, आर्ट मेरे लिए एक बहुत क्यूट नाम है। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रिफ्लेक्शन को जब देखता हूँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं क्यूट हूँ। फ्यूचर लेडीज,
अच्छे से ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ और अपने दिल तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। वो देख के खुश होता है। उसके मॉम डैड भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे सुला के बाहर चली जाती है, पर तभी वो अपना आँख खोलता है और अपना मिशन स्टार्ट करता है। किसका मिशन? वो बहुत धीरे धीरे उतरता है, सीधा क्रॉल करते हुए कोई और रूम में जाने लगता है। तभी देखते कुछ ही देर बाद एक रूम के अंदर आता है, जहाँ पे देखते हैं बहुत सारी किताबें। एक बुक को निकालता है। ओके गाइस, यहाँ से अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया की हिस्ट्री थोड़ा सा बोला जाएगा। आर्ट नैरेट करता है। जब से मैंने इस जगह को डिस्कवर किया है, तब से हर रात मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसे कि इस दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला है डिकातिन। ये वही कॉन्टिनेंट है जिसमें मैं जन्मा हूँ। इसमें 3 मेजर किंगडम्स है, जैसे कि एलिनोर, द 11 किंगडम डीप इन द फॉरेस्ट। उसके बाद है डार्ब, जिसमें कि ड्वार्फ्स रहा करते हैं। उसके बाद स्पेन, जो कि ह्यूमन किंगडम है। ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। दोनों दुनिया, यानी मेरे प्रीवियस लाइफ की दुनिया और ये दुनिया, इसमें एक मोनार्क सिस्टम काम करता है, पर रूलरशिप यहाँ पे पास डाउन होता है, ना कि अर्न किया जाता है। मैंने ये बहुत पहले ही पता लगा लिया था। ये दुनिया थोड़ा सा अंडर डेवलप है, पर मैं इसकी वजह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं बोलूंगा, बल्कि और तभी वो एक किताब को नीचे उतारता है और कहता है मैजिक की वजह से। और उस किताब को वो पढ़ने लगता है और उसमें देख के कहता है, ओह, ये जगह है जहाँ मैंने छोड़ा था। जैसे कि मेरे वर्ल्ड, यानी मेरे पुराने दुनिया में एक एनर्जी सोर्स रहा करता है, या फिर एक एनर्जी रहता है जिसको हम की कहते हैं। वो हर किसी में, हर एक चीज में था। यहाँ पे उस फोर्स को माना कहा जाता है, पर ये की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि किसी इंसान के अंदर रहता है, पर माना चारों तरफ है। पर एक चीज है, ये जो माना है, ये माना को कंट्रोल करने वाली चीज, ये नॉर्मली जेनेटिक्स ही होता है। 100 में से एक बच्चा ही इसे पोजेस कर सकता है। एनीवे, माना को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। इसमें से सबसे 2 कॉमन चीज है, ऑगमेंटिंग और कंज्यूरिंग। गाइस, फिर से बताना चाहूंगा, अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ आएगा इस दुनिया के बारे में। जो ऑगमेंटर्स होते हैं, वो माना से अपनी बॉडी को ही एनहांस करते हैं, जिससे उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी मिलता है। पर इनका वीकनेस है, इनका रेंज बहुत लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ कंज्यूरर्स, वो माना एमिट करते हैं बाहर की दुनिया में, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को बेंड कर सकते हैं। पर उनको बाहर की दुनिया की माना की जरूरत पड़ता है, और उनके अंदर की अपने माना कोर, जिससे वो अपने अंदर की माना कोर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे मॉम को तो आपने देखा ही होगा, क्या कहते हैं उन्हें? एक डेविएंट, मोर स्पेसिफिकली एक एमिटर। ये लोग बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि बहुत रेयर टाइप का मैजिक कर सकते हैं। इस बुक के हिसाब से तो किसी को अपनी पहली अवेकनिंग मिलता है लेट टीनेज ईयर्स में ही। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी माना कोर, इस दुनिया की ताकत, इन सब के बारे में धीरे धीरे समझने लगता है। और तभी देखते हैं वो खुद भी वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करता है। हम उसके अंदर एक माना कोर, एक रोशनी जलते हुए देखते हैं। उसका जादू शायद काम करता, पर तभी उसकी मॉम उसे आके उठा लेती है और कहती है, आर्ट, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, पता है। पर आर्ट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मॉम कहती है, ओह, तुमको पूपी करना है बेटा। पर वो सोचता है, मदर, मैं बस अपने आप को अभी जगाने ही वाला था। पर तभी देखते ही ये सोचते ही वो पूपी भी कर देता है, जो देख के उसकी मॉम हंसने लगती है। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं आर्ट की मॉम को, वो डायरी लिख रही है और लिखती है, अब तो लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। अभी भी मैं अपने बेबी के बारे में बहुत बहुत कुछ सीख रही हूँ, पर मैं एक कंक्लूजन पर पहुंची हूँ, और कुछ नहीं बल्कि ये कि आर्थर, मेरा बेटा, वो इस दुनिया की सबसे एडोरेबल बेबी है। उसकी बैसी हेयर, आईज सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ, मुझे पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अच्छी तरह से एक स्ट्रिक्ट मॉम बनना ही होगा, नहीं तो फ्यूचर में उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं रे पर रिले नहीं कर सकती, पर फिर भी आज ही मैं देखती हूँ कि वो अपने उतने छोटे बेटे को हथियार चलाना सिखा रहा था, और ये तब जब मेरा बेटा हल्का हल्का क्रॉल करना सीख रहा है। फिर से हम देखते हैं वो आर्ट को लेके बाहर, यानी बाजार पे घूमने आई है, और तब जब वो आर्ट को लेके घूमने आई थी उसी बारे में लिखती है। एक चीज तो मैंने देखी है, आर्थर को स्मॉल मर्चेंट स्ट्रीट इन सेंट्रल एशबर, वहाँ पे जाना बहुत पसंद है, और इसी वजह से हफ्ते में कभी कभी मैं जाया करती हूँ। मैं ऐसे आर्थर को बड़े होते हुए देख रही हूँ और सोचती हूँ वो कैसा होगा बड़ा होके। क्या वो अपनी पापा की तरह एक एडवेंचरर बनेगा? आई होप कि वो वैसा ही बनेगा। वो अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में भी लिखती है कि उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुझे पता नहीं। और तभी देखते हैं वो अपना लेख खत्म करती है। दूसरी तरफ आर्थर यानी आर्ट को देखते हैं, वो अपनी पापा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और सोचता है 2 साल बीत चुका है, मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखा, पर फिर भी हर दिन नया कुछ सीखना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर तभी देखते हैं उसके पापा वो मैजिक करने के लिए हाथ आगे करते हैं और कुछ मंत्र कहते हैं और कुछ स्पेल कहता है। वो ये देख के नरेट करता है, सच में
पापा बहुत देर से चैंटिंग कर रहे हैं और अब तो ये कुछ मिनट तक हो चुका है। वो बहुत हार्ड कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तभी रे के सामने हम कुछ पत्थर को गिरे हुए देखते हैं। वो सारे पत्थर हिलने लगता है, जो देख के आर्थर बहुत ज्यादा चौंकता है और सोचता है आई वंडर किस तरह की फिनोमेनल मैजिक पावर होंगी उनमें। और तभी रे चीखता है, सारे पत्थर जैसे कि उड़ने लगता है। ये देख के आर्थर एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा चौंकता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं उसके ही पापा को। वो अपना मैजिक अभी भी करे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन करता है और तभी ब्लो छोड़ता है। पर उससे हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पत्थर को भी कुछ भी नहीं होता, वो अपने जगह से थोड़े से ही हिलते हैं। ये देख के आर्ट पूरी तरह से वहीं पे चुप हो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद जब रे उसे देखता है, देखते ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तुम्हारी पापा ऑसम है ना बेटा। पर आर्ट वो सोचता है क्या सिर्फ इतना ही, 3 मिनट का अटमोस्ट कंसंट्रेशन और उसके बाद सिर्फ कुछ छोटे छोटे पत्थर को ऐसे हिलाना, मतलब तुम इन्हें थ्रो करके इससे ज्यादा दूर फेंक सकते हो। तभी वहां पे उसकी मॉम आती है और कहती है बेटा तुम अपने पापा को देख रहे हो, और बाहर देखते हुए कहती है अरे फिर से नहीं, उन्होंने फिर से सामने की यार्ड खराब कर दी। इस तरफ आर्ट अपने पापा को देख रहा था और सोचता है सीखते सीखते मुझे पता चला है कि मेरे पापा वो एक ऑगमेंटर है। आई वंडर मैं अपने माना को कब अवेकन कर सकता हूँ। पर तभी उसके पापा फिर से कंसंट्रेट करते हैं, ट्रेन करने लगते हैं। वो अपने पापा को ट्रेन करते हुए देखता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पीछे देखता है और नीचे उतरने की कोशिश करता, पर नीचे देखते ही डर जाता है क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज्यादा ऊंचा था। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख के उसे लगता है कि आर्ट को सोना है और उसी वजह से वो उसे ले जाने लगती है। पर आर्ट कहने लगता है मम्मा बुक्स बुक्स, पर वो कहती है नहीं बेटा अभी तुमको सोना है। पर आर्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं था और तभी वो बहुत क्यूट होने की दिखावा करता है। उसकी आंखें स्पार्कल करने लगता है और ये उसकी मामा सह नहीं पाती और इसी वजह से उसे छोड़ देती है। आर्ट को देखते हैं वो जाने लगता है और सोचता है एक ग्रेट वॉरियर को अपने पास रखा हुआ हर हथियार का यूज करना चाहिए। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो बुक पढ़ना चालू करता है। उसकी मामा उसे देख के बहुत खुश थी, वो हंसने लगती है। पर तभी बाहर से जोर से साउंड आता है। वो चौंकती है और कहती है शायद तुम्हारे पापा ने फिर से एक पेड़ को तोड़ दिया है, मैं अभी वापस आती हूँ बेटा। और ये क्या है कि वो चली जाती है। अब इस तरफ आर्ट ध्यान करने लगता है और नरेट करता है इस दुनिया में मेरी बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट है इस दुनिया के बारे में नॉलेज, और इसी वजह से धीरे धीरे मैं अपने माना कोर को फॉर्म कर पा रहा हूँ। और तभी उसके छाती में हम रोशनी जलते हुए देखते हैं। वो नरेट करने लगता है मैं लगभग 2 साल से अपने माना कोर को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर। इन सब की इतनी स्लो मूवमेंट देख के मैं अब समझ रहा हूँ इन सबको ऐसा होने में इतना देर क्यों लगता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसके अंदर एक वाइट टाइप का माना फॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उसके मॉम को देखते हैं, वो रे के लिए पानी लाई थी पर रे एक पेड़ पर पंच करके उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मतलब ये बंदा ताकतवर तो है लेकिन मैजिक से नहीं, फिजिकल पावर से। दूसरी तरफ आर्थर वो अब एक एक करके माना कोर के अंदर माना गैदर कर रहा था। पर तभी वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसकी मॉम उसी तरफ थी। ये देख के रे उसके तरफ भागता है और उसके आगे जाके उसको पूरी तरह से ढक लेता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में देखते हैं कुछ देर जाने के बाद रे की हालत हम बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। और तभी आर्थर की मॉम पीछे देखती है, बहुत डरी हुई है और कहती है आर्थर आर्थर वो अब तक अंदर है। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ ये सुनते ही रे की हालत बहुत खराब हो जाता है, पूरी तरीके से चौंकता है और उस तरफ आर्थर को देखने के लिए भागने लगता है। पर कुछ देर बाद जब वहाँ पे वो जाता है, देखता है, देख के बैठ जाता है और उसे हम खुश देखते हैं। तभी वहाँ पे वो भी आती है और कहती है रेनॉल्ड क्या हुई है। पर वो कहता है वो अब तक 3 साल का भी नहीं हुआ है पर अभी। और तभी हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो ध्यान कर रहा था, उसे जैसे कि कुछ पता ही नहीं। और कुछ ही देर बाद जब नीचे उतरता है, सामने आने लगता है और हंसते हुए सोचता है वाह ये सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ तक कि अब पेड़ भी बहुत ग्रीनर लग रहा है। रुको ये क्या हुआ है, क्या किसी ने हमला किया था? कौन जुर्रत कर सकता है मेरे एक किंग के घर पे हमला करने की। सीन शिफ्ट होता है, 1 साल बीत चुके हैं। आर्ट को हम पढ़ते हुए देखते हैं। वो नरेट करता है मॉम के साथ रह के मैं लगभग सीख चुका हूँ कैसे पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। अब तो मैं ऑगमेंटेशन की बेसिक्स भी सीख चुका हूँ। और दूसरी तरफ डैड के साथ रह के उनके साथ ट्रेनिंग भी करता हूँ। हाँ मेरा बॉडी छोटा है, इसी वजह से पहले थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। पर फिर एक दिन मेरे 3रे बर्थडे पे डैड ने मुझे एक वुडन तलवार गिफ्ट की। आर्ट पढ़ रहा था और तभी देखते हैं वहाँ पे रे आता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है।
कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। रे उसे मोटिवेट करता है, पर वो जो लैंग्वेज यूज करता है ये सुन के आर्ट सोचता है, आई वंडर कि कोई भी 3 साल का बच्चा ये सब कुछ समझ पाए। पर तभी वो तलवार चलाने के लिए तैयार होता है और तेजी से जाके रे के हाथ में जो स्टिक था उस पर मारता है और स्विंग करने लगता है। ये देख के रे उसे कहता है, कम ऑन, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। ये सुन के वो सोचता है वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा, मुझे इसको खत्म करना ही होगा सबसे पहले। और तभी वो फिर से ध्यान लगाता है और एक ही स्विंग में रे की स्टिक को पूरी तरह से तोड़ देता है। रे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं अब पढ़ने जा सकता हूँ? रे उसे जाने के लिए कहता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्ट घर के अंदर आके ध्यान कर रहा था और नैरेट करता है, इस दुनिया में ताकत को माना कोर के कलर से मापा जाता है। सबसे पहले माना कोर ब्लैक होते हैं क्योंकि उसके साथ बॉडी के ब्लड और इम्प्योरिटीज जुड़े हुए होते हैं। पर धीरे धीरे उसका कलर लाइट होने लगता है, जैसे कि पहले ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड व्हाइट। हर एक स्टेज 3 शेड्स में होते हैं, डार्क, सॉलिड और लाइट। माना कोर जितना ज्यादा लाइट होगा तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे। पर तभी आवाज आता है, आर्थर डिनर का टाइम हो चुका है। ये सुन के वो कहता है, अरे इस घर में एक बच्चा शांति से कहीं रह भी नहीं सकता क्या? तभी देखते हैं उसके मॉम डैड और वो खाने लगता है। रे कहता है, हनी मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है आर्ट के लिए एक प्रॉपर मेंटर लाने की। और आर्ट के पापा और मम्मी के बीच बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा है, उन्हें उसे बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। आर्ट के पिता कहते हैं उसे भेजना ही होगा, वो इतना जीनियस होगा ये आखिर किसे पता था। पर उसके मॉम भेजने के लिए तैयारी नहीं है। ये लोग झगड़ रहे थे और आर्ट उनको ऐसे देख रहा था। पर तभी दोनों एक साथ उससे पूछते हैं कि उसे क्या करना है, क्या उसे एक रियल टीचर चाहिए, यानी उसे जाना है कि नहीं। ये सुन के वो सोचता है, रुको, क्या वो लोग मुझे डिसाइड करने दे रहे हैं? क्या ये 4 साल के बच्चे के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और तभी वो कहता है, क्या मम्मी और डैडी मेरे साथ नहीं चल सकते? ये सुनते ही वो दोनों स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं कि ये उनके दिमाग में आया ही नहीं था। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जायरस सिटी में जाएंगे और अब वहां पे जाने के लिए वो 3 वीक जर्नी के लिए प्रिपेयर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम आर्ट को बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसके मॉम उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, याद तो है ना? और वैसे भी कल हमें जल्दी जल्दी निकलना है। ये सुन के वो कहता है, क्या माँ कल ही? वो कहती है, हाँ बेटा मुझे पता है इतनी रश तुम्हें भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे डैड के फ्रेंड्स द ट्विन हॉर्न्स कल ही जायरस सिटी के लिए निकल रहे हैं, तो उन्होंने ही कहा कि हम लोगों को वो साथ में ले जाएंगे। और ये सब कह के वो उसे सोने के लिए कह के चली जाती है। मॉम के जाने के बाद आर्ट अपने जर्नी के बारे में सोचने लगता है और ट्विन हॉर्न्स यानी उसके पिता के दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि उसने सुना था पार्टी के अंदर 2 कॉन्ज्यूरर्स और 3 ऑगमेंटर्स है, इसकी वजह से उन्हें मदद मिल सकता है अगर रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे तो। और वो भी इस छोटे से शांत जगह से दूर कहीं जा पाएगा और इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन सुबह देखते हैं वो लोग निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनके सामने रे के दोस्त आते हैं। रे सबसे मिलता है और उसके बाद अपने बेटे से भी मिलाता है। आर्ट भी सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। पर ये सुनते ही एक बंदा उसके पास आता है और कहता है, रे तुम श्योर हो ना ये तुम्हारा ही बच्चा है? वैसे तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं हो। इसका नाम है एडम, एक ऑगमेंटर है, स्पेशलिटी स्पीयर। तभी एक दूसरी बंदी उसे खींच के हक कर लेती है और कहती है, देखो तो ये बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गया है। इसका नाम है एंजेला, एक कंज्यूरर, स्पेशलिटी विंड मैजिक। और तभी डॉर्डन वॉकर नाम का एक बहुत बड़ा सा बंदा उसे उठा लेता है और उसे नीचे रखते हुए उसे शाबाशी देता है। तभी वहां पे और एक लेडी थी जैस्मिन नाम का, वो उसे देख के नोट करती है और बाहर से निकल जाती है। तभी पीछे से और एक बंदी आती है और कहती है, नाइस टू मीट यू आर्थर, मैं हूँ हेलेन। उसके बारे में तुम परवाह मत करो यार, वो ऐसी ही है। अब सबके आपस में परिचय होने के बाद वो लोग जर्नी शुरू करते हैं। आर्ट पीछे देखते हुए सोचता है, फाइनली जर्नी शुरू होता है। अब कुछ देर बाद शाम होता है। रात होने के बाद हम देखते हैं रे और बाकी सारे दोस्त मिलके कुछ वुल्फ्स की शिकार करते हैं और वहीं पे सब उनको पका के खाने लगते हैं। वहीं पे आर्ट को देखते हैं, वो बोर हो रहा था। तभी हेलेन उससे पूछती है, अरे आर्ट क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बोर हो रहे हो? वैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में हमेशा बात किया करते हैं, क्या तुम सच में 1 साल पहले अवेकन हो चुके थे? दूसरी तरफ से ये एडम सुनता है, वो तभी उठता है और रे को कहता है, हे रे वैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, क्या कहते हो मैं तुम्हारे बेटे के साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूं? आर्ट दूसरी तरफ ये सुनता है और सोचता है, क्यों ना खुद ही स्ट्रेच कर लो तुम। दूसरी तरफ रे उससे कहता है, हाँ जाओ पर थोड़ा सा संभाल के, अभी ज्यादा कुछ मैंने उसे सिखाया नहीं। और तभी देखते हैं एडम आर्थर को उठा के बाहर से ले जाने लगता है। ये देख के वो सोचता है, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बच्चा होता वो तो ये सब कर ही नहीं सकता, पर लगता है कि यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक 4 साल के बच्चे को ऐसे लड़ने भेजना ये अनयूजुअल है। तभी देखते हैं एडम तैयार होता है उसे मारने के लिए।
यह देख के आर्थर थोड़ा सा डरता है, सबकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि अपने पापा की तरफ देख के फादर सन टेलीपैथी करता है और सोचता है मैं इस बंदे से कभी नहीं लड़ पाऊंगा, प्लीज अब इसे कहे मुझसे दूर रहे। पर यह सुन के रे उल्टा उसकी तरफ देख के कहता है जाओ बेटा इसे अच्छे से संभालो। और ये देख के वो और ज्यादा सैड होता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से हम देखते हैं वो तैयार होता है और अब वो बिल्कुल किंग ग्रे जैसा करता है और अपने जितने भी माना की ताकत था वो अपने तलवार के या फिर हाथ की तरफ लाता है। और तभी देखते हैं एडम की तरफ दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते उसके पास जाता है, पर एडम कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो तेजी से उसके सामने से गायब होकर पीछे चला जाता है और वहां से उसको मारता। पर वहां से हम देखते हैं वो फिसल के नीचे गिरने लगता है और सोचता है डैम इट, ये छोटा सा बॉडी, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी वो खुद को संभालता है और अपने तलवार चलाता है। एडम भी अब अपने तलवार चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उसे खतरनाक किक मारता है और उसके बाद अपने स्पीयर से उसके बॉडी पर एक हमला करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आर्थर बहुत दूर फिसल जाता है। ये देख के उसकी मॉम चिंता करती है। आर्थर को दर्द हुआ था। दूसरा बंदा एडम के पास आता है, उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है इतनी जोर से कोई मारता है क्या? पर एडम अब रे की तरफ देखते हुए कहता है तुमने क्या कहा था, तुमने इसे फाइट नहीं सिखाया? हाँ, तो फिर ये ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? रे कहता है वैसे मैंने इसे ऐसा कुछ सिखाया नहीं था। तभी उसकी मॉम उसे हील करते हुए कहती है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम इसी के बारे में पढ़ रहे थे अब तक? हाँ। अब आर्थर किसी तरीके से कहता है हाँ वैसे मैंने पापा की किताबें पढ़ी थी, उसमें से ही कुछ मिला था मुझे। अब ये बात किसी को समझ नहीं आता और तभी सब उसके पास आते हैं और सब उससे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। सब उससे पूछते लगते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और वो भी सबको अपना टेक्निक बताने लगता है। और हम देखते हैं हेलेन ऐसा करने की कोशिश भी करती है और तभी पेड़ पे जाके टकरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है, आर्थर नरेट करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। हम लोग जायरस सिटी की तरफ जा रहे थे और इसी समय के बीच मेरा बर्थडे वो भी पास हो चुका था। उन सबको हम नहाते हुए देखते हैं। एडम नहा रहा था, दूसरा बंदा उसे देख के हंसता है, पर पीछे से रे और हेलेन वो दोनों उसे धक्का देते हैं और उसी के ऊपर जंप करता है। और तभी आर्थर नरेट करता है एडम, हेलेन और मेरे पापा इनके साथ ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रोग्रेस तो कर रहा है, पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि जैस्मीन ने मेरा टेक्निक बहुत जल्दी सीख लिया था। हम उन सबको बहुत मजे करते हुए देखते हैं। ये सब देखते हुए आर्थर नरेट करता है मुझे अभी भी अमेजमेंट होता है कैसे जैस्मीन इतना सब कुछ इतनी जल्दी सीख सकती है। अब देखते हैं नहाने के बाद सब लोग तैयार होते हैं वापस जाने के लिए और कुछ ही देर बाद वो लोग अपना जर्नी चालू करते हैं। बहुत दूर जर्नी करने के बाद हम देखते हैं एडम अब आर्थर को उसके पापा के बारे में बताने लगता है कि उसके पापा की वजह से कभी कभी कितने ज्यादा मुश्किलें उनको आई थी। पर ऊपर से तभी हेलेन भी उसके बारे में कुछ कहने लगती, पर उसे रोकते हुए वो कहता है ओ ज्यादा कुछ नहीं और ये सब बोलने की अभी जरूरत भी नहीं है। आर्थर तभी अपनी मॉम को देख के कहता है मॉम अब ठीक है ना? वो हंसते हुए कहती है हाँ कुछ थकी हुई हूँ बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुन के आर्थर शांत होकर तभी अपनी किताब पढ़ने लगता है, पर तभी उसे अजीब लगता है। वो दूसरी तरफ देखता है। हम देखते हैं जैस्मीन एक जगह से उसे देखते हुए कहती है मुझे और सिखाओ मुझे, पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर तभी वहाँ पे जोर से साउंड होता है, उनका गाड़ी शेक करने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हेलेन चिल्लाते हुए कहती है बैंडिट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदी विंड मैजिक चालू करती है और वहाँ पे हम देखते हैं कोई तीर मारने लगता है, पर उनके गाड़ियों के चारों तरफ अब हवा बहने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे तीर उड़ के कहीं और जाने लगता है। अब एक एक करके सब अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि एडम, रे, हेलेन, सब कोई। हम देखते हैं हेलेन के ऊपर कुछ तीर आके लगा भी था, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। आर्थर तभी सामने देखता है, डर जाता है और सोचता है डैम इट, हम कंप्लीटली सराउंडेड हो चुके हैं। ऊपर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उनको निशाने पे रखा हुआ है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है प्रीटी गुड कैच बॉयज, सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ना और औरतों और बच्चों के ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता तो है ना डैमेज गुड्स, उनके वजह से बहुत कम पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे हम एक खतरनाक बंदे को देखते हैं जो अपने एक्स के साथ वहाँ पे आके खड़ा होता है। अब आर्थर सोचता है मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था, हर एक दुनिया में इसके जैसा भद्दा एक बंदा जरूर होता है। क्या कहा था इसने? डैमेज गुड्स। उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, वो अपना तलवार निकालने वाला था, पर तभी उसकी मॉम ये देखती है, उसे हक कर लेती है और कहती है बेटा चिंता मत करो बेटा, मैं यहीं पे हूँ। आर्थर तो बहुत गुस्से में था, पर अपनी मॉम की वजह से वो वहीं पे शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अब हम सबको फाइट करते हुए देखते हैं। ऊपर से अभी भी वो लोग तीर मारे जा रहे हैं। गार्डन सबको एक साथ होने के लिए कहता है और तभी देखते हैं वहाँ पे अपना आर्थ मैजिक करता है, यानी आर्थ वॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाले बहुत सारे तीर वहीं पे रुक जाते हैं। पर तभी भी एक दो तीर आर्थर और उसकी मॉम की तरफ आ रहे थे। तभी एंजेला अपना विंड मैजिक यूज करके उनको बचा लेती है। अब देखते हैं बहुत सारे डाकू एक साथ नीचे उतरने लगते हैं और दूसरी तरफ से ऊपर से अभी भी सारे लोग नीचे तीर मारे जा रहे हैं। तभी रे को देखते हैं, एक बंदे को वो जोरदार पंच मारता है और वहीं पे जमीन पे धसा देता है। और दूसरी तरफ पीछे देखते हुए जितने भी सारे डाकू वहाँ पे थे उन सबको एक ही बार में धूल चटा देता है। पर तभी
उसके पीछे से एक बंदा उसे तलवार मारने आता, पर हेलेन वहीं पे उसके ऊपर एक तीर मारती है और उसे बचा लेती है। ये देख के रे उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम जस्मिन को भी फाइट करते हुए देखते हैं। वो भी एक एक को मारने लगती है और एडम को वो भी अपने स्पीयर से उन सब के ऊपर हमला करता है और सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ तक कि सबको जैस्मिन एक एक करके सबको मारते हुए जा रही थी, पर तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसके पास चाबुक था। वो चाबुक से बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है और जैस्मिन को उल्टा सीधा बात कहने लगता है कि वो उसे कैसे रखेगा और हिलने के लिए मना करता है। और जैस्मिन उसके हर एक मूव से अपने आप को बचा लेती है, पर हम तब भी देखते हैं उसकी गाल पे और छाती पे कुछ चोट आते हैं। आर्थर ये देखता है, उसको मदद करने के बारे में सोचता है, पर तभी वो लोग जहाँ पे थे उस गाड़ी में जोरदार एक क्रैश होता है। हम देखते हैं रे उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। और अब उन लोगों के सामने मेन लीडर को देखते हैं। आर्थर कहता है, मॉम आपको डैड को हील करना चाहिए, पर वो कांपने लगती है। वो सोचता है क्या मॉम के साथ कुछ गड़बड़ है। हम एलिस को देखते हैं, वो हेजिटेट करने लगती है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर यह देख के रे कहता है, आई एम फाइन हनी, वैसे मेरे इंजरीज उतने भी बुरे नहीं हैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मेरे बारे में चिंता मत करना। और आर्ट अच्छे से सुनना, तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होगा, और इसी वजह से तुम अपने मॉम को लो और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ चले जाओ। पर आर्थर सुनता नहीं और कहता है, नहीं पापा मैं मदद कर सकता हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं आप सबको यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो ये सुन के स्माइल करता है और कहता है, अच्छे से मेरी बात सुनो आर्थर, मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे हाथों में तुम्हारे मॉम को छोड़ रहा हूँ। अब अपने पापा की बात सुन के आर्थर बहुत शॉक में था और पास्ट में बिताए हुए मॉम के साथ बहुत सारी बातें सोचता है, जब उसको लग रहा था कि उसकी मॉम कुछ अजीब बिहेव कर रही है, और सोचता है क्या मॉम प्रेग्नेंट है। रे कहता है, मैं ये तुम्हें जायरस सिटी में पहुंचने के बाद बताने वाला था बेटा, पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और आर्थर ये सुनते ही कहता है, पापा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मॉम को बचा लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। एलिस रेप को हील करने लगती है। रेप कहता है, आर्ट तैयार हो जाओ, उनके पास वैसे 4 मेजेस है। डाकुओं के लीडर वो ये देखते ही कहता है, सन ऑफ ए, उनके पास एक हीलर है, उसको भागने मत देना। तभी आर्थर अपने मॉम को लेके भागने लगता है और सोचता है, डैड मेरे लिए यहाँ पे मरना मत। आर्थर अपने मॉम को लेके भाग रहा था, पर तभी एक बंदा पीछे से उनके ऊपर हमला करता, पर एडम जल्दी से सामने आता है और उस बंदे को रोकता है। आर्थर को अपने मॉम के साथ जाने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से एक बंदा आर्थर के ऊपर एम करता है, उसके मॉम के ऊपर एम करता है और एक खतरनाक तीर छोड़ता है जो कि उसके मॉम को लगता, पर आर्थर अपने तलवार की मदद से उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। पर उसकी तलवार वो तो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तलवार वहीं पे टूट जाता है। पर वो बंदा जिसने ये तीर छोड़ा था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। हेलेन तभी उसे अपने तीर से मार देती है और उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। आर्थर भी भागने लगता है, पर तभी उसे याद आता है, कुछ तो गड़बड़ है। डैड ने कहा था उनके पास 4 मेजेस है, 1 2 3, पर 4 वो कहाँ है। तभी लीडर चिल्लाता है, प्लान के बारे में भूल जाओ और इन लोगों को जाने मत दो। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है और सोचता है, क्या ये आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। पर तभी देखते हैं एक बंदा अपना मैजिक चालू करता है, वो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। और आर्थर ये देखते ही सोचता है, नहीं मैं अपनी माना यूज़ करके इसे डॉज करने के बारे में सोच तो सकता हूँ, पर मॉम इतना फास्ट नहीं होंगी, वो बच नहीं पाएंगी। डैम इट। तभी देखते हैं वो बंदा हमला करता है। आर्थर को देखते हैं, वो सोचता है, सॉरी मॉम, पर मुझे ये करना ही था। और तभी अपने मॉम को जोर से धक्का देती है और वो अटैक उसके ऊपर लगने ही वाला था। वो नरेट करता है, मुझे पता था मैं ये कर नहीं पाऊंगा, पर अगर मैं नीचे गिरूंगा तो मेरे साथ उस मेज को भी ले जाऊंगा। और तभी अपने माना से तलवार उस मैजिक पावर के बीच में से मेज के पैर पे मारता है और माना स्ट्रिंग से उसे जकड़ लेता है। हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके साथ साथ वो मेज भी नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है, होप करता हूँ ये माना स्ट्रिंग ये काम करेगा। हम देखते हैं वो माना स्ट्रिंग को ग्रैब करता है, पर ऊपर वो मेज भी अब नीचे गिरता, पर वो छोटे से चोटी को पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो चोटी भी टूट जाता है। ये देखते ही डर्डन को देखते हैं, वो अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी उसे बचा नहीं पाता। आर्थर को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू था। वो सोचता है, हाँ देख के लगता है कि सब कोई ठीक होंगे। डैम इट, मैं हमेशा से एक बड़े भाई बनना चाहता था। वो रोने लगता है, अब क्या होगा, क्या आर्थर बच पाएगा, और अगर बचेगा तो वो है। वहीं पे वो बैठे हुए थे, तभी अपने जगह से उठता है और कहीं जाने लगता है। सब उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। तभी वो किसी और एक कमरे में आता है, वहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो आदमी उसे देख के कहता है, किंग ग्रे
पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ पे कुछ तस्वीरों को देखने लगता है। और अब वो नरेट करता है, द काउंसिल जो कि इस कंट्री को गवर्न करता था, इसके पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को मैनेज करता था, पर हमारे जैसे दुनिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही थे, जहाँ पे बर्थ रेट्स बहुत कम हो रहे थे, रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे थे, इसी वजह से आर्मीज के फाइट से अब डुअल होने लगे और मैं भी उन्हीं में से एक था। तभी वो आदमी वो कहता है, अपने काम को एडमायर करना ये बहुत अच्छी बात है किंगरे, वैसे मैं कह नहीं सकता पर मैं आपसे जेलस हूँ। एनीवे, क्या मैं जान सकता हूँ आपका आखिर मकसद क्या है मेरे कमरे में आने का? ये बात किंगरे सुनता है, पर तभी देखते हैं वो अपना मेडल वो उतार के वहीं पे रख के जाने लगता है और कहता है, मैं मार्लोन वापस जा रहा हूँ। पर ये सुनते ही वो आदमी कहता है, ग्रे रुक जाओ। और तब वो नरेट करता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में, पर किस चीज़ के लिए? फेम, ग्लोरी। पर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं अब भी ऑर्फन हूँ। मेरे पास जो भी थे या फिर जिन सबको भी मैं प्यार करता था, चेरिश करता था, वो सब कुछ मुझसे दूर हो चुके थे। पर मैं अब अपना सब कुछ दे सकता हूँ उस जगह जाने के लिए जहाँ पे मेरे पास सब कुछ और सब कोई थे। तभी सिन इस दुनिया में या फिर प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं उसे एक जगह पे गिरा हुआ। वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ और कैसे, मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? वो धीरे धीरे आँख खोलता है, अपने सामने एक खाने के पोटली को गिरा हुआ देखता है, पर तभी वहीं पे उसी मैजिशियन को देखता है जो कि उसके सामने गिरा हुआ था और वो मर चुका है। उसकी हड्डी से लेके सब कुछ पूरी तरह से टूट फूट चुका है, हालत भी बहुत ख़राब है। ये देख के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे वॉमिट कर देता है और तभी देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर फिर से उसके नाक के ऊपर एक पत्ता पड़ने की वजह से वो जाग जाता है और बहुत ही मुश्किल से गिरते पड़ते उस खाने के पोटली के पास जाता है और वहाँ से शायद कुछ फ्रूट्स उठाता है और खाना खाता है। पर फिर देखते हैं फिर से शायद वो बेहोश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद जब वो जागता है, उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर नहीं उठ पाता और तब फिर आँख बंद करता है, मेडिटेट करता है, अपनी माना कोर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जहाँ जहाँ पे चोट आया था वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो फाइनली उठ चुका था और बहुत ही मुश्किल से आगे जाने लगता है। पर जाने से पहले वो उस आदमी के पैर पे लगा हुआ उसका चाकू वो निकाल लेता है और तभी ऊपर देखता है उसी पहाड़ को जो कि बहुत ऊंचा था और सोचता है, क्या मैं बाहर से गिरने के बाद बच कैसे पाया? और तभी वो आगे जाने लगता है, सोचने लगता है कि वो आखिर कहाँ है, अब कहाँ जाएगा। पर तभी आवाज आता है, तुम जाग चुके हो? वो चौंक जाता है, वो आगे जाने लगता है पर तभी उसी आवाज से वो पूरी तरह से डर जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो उसी मूर्ति को देखता है और डर जाता है कि शायद ये अभी उठ के उसे मारने वाला है। वो उस बॉडी को जाके हिलाने की कोशिश भी करता है पर तभी आवाज आता है, चिंता मत करो, ये मुर्दा उठने नहीं वाली, अगर तुम्हें इसी का डर है तो। ये सुन के वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है पर तभी सोचता है, वेट, पर ये आवाज ये आखिर कौन है? और तभी कहता है, तुम कौन हो मिस्टर? क्या तुमने ही मुझे बचाया था? और तभी इधर उधर देखने लगता है, चाकू से मूव करने लगता है पर आवाज आता है, हाँ अगर तुम्हारा यही सवाल है तो मैंने ही तुम्हें बचाया था और अगर इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानना है तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाओ। पर आर्थर पहले कहता है, किसने कहा तुम्हें मैं तुम्हारी बात सुन के तुम्हारे पास चले जाऊंगा? और वो कहता है, वेल मैं ही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जा सकती है। ये सुन के उसे अपने मम्मी पापा की याद आता है और वो सोचता है, क्या वो लोग ठीक होंगे या फिर क्या वो लोग जायरस सिटी सेफली पहुंच चुके हैं? और कहता है, मिस्टर बॉयज, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किस तरफ जाना होगा? यह सुन के वो कहता है, तुम बहुत जल्दी सीखते हो आर्थर, पर यह थोड़ा सा रूड नहीं होगा? तुम एक लेडी को मिस्टर कह रहे हो? पर आर्थर थोड़ा सा शॉक होता है, उसे कैसे उसका नाम पता है। तभी वो कहता है, रुको मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ। तभी आर्थर का आँख रेड ग्लो करने लगता है, उसके सर में दर्द होने लगता है, वो वहीं पे बैठ जाता है, वहाँ पे जाने का रास्ता उसके दिमाग के अंदर आ जाता है। और तभी वो कहती है, मैं रिकमेंड करती हूँ तुम जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि यहाँ पे जंगल के अंदर अंधेरा होने से पहले बाहर आना सबसे बेहतर होता है। और तब देखते हैं उसकी बात सुन के आर्थर अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, आखिर उसने किस तरह का मैजिक यूज करके उसे बचाया होगा, क्योंकि वो जितना इस बारे में सोच रहा है उसके दिमाग में सवाल उतने ही बढ़े जा रहे हैं। पर तभी वो कुछ आवाज सुनता है, सामने की तरफ जाता है और सोचता है, काश मैं जो सोच रहा हूँ ये वही हो। तभी सामने एक वाटर लेक देखता है, देखते ही वो पूरी तरीके से नंगा पुंगा होके नीचे उतर जाता है। वो वहीं पे नहाने लगता है और ये देख के वो लेडी कहती है, अरे अरे तुम तो बहुत केयर फ्री हो। आर्थर पहले तो अपने आप को छुपाता है, ये देख के वो कहती है, हाँ चिंता मत करो, वैसे भी वहाँ पे देखने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। ये आर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो सैडली आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही देखते हैं आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब भूख लगता है तो कोई फ्रूट और जब प्यास लगता है
तो नदी से या फिर कहीं से पानी पी लेता है। और ऐसे ही चलते चलते लगभग शाम हो चुका था, वो तभी एक पहाड़ के पास आके रुक जाता है। आवाज़ आता है, आई एम ग्लैड तुम सेफली यहाँ तक आ पाए। पर आर्थर तभी एक टहनी को पकड़ के कहता है, सो नाइस टू मीट यू। वो हंसते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, पर मैं बता दूं कि ये मैं नहीं हूँ, तुमको मुझसे मिलने के लिए अंदर इस गुफा के अंदर आना होगा। आर्थर इस गुफा को देख के थोड़ा सा डर जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और सोचता है, मॉम डैड मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगता है और तभी वो कहती है, अपने पैर संभाल के। और ये कहते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा बहुत बहुत दूर नीचे आके गिरता है। उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट आया था, दर्द भी हो रहा था और सोचता है, क्या मुझसे ये नहीं कहा जा सकता था लगभग 2 माले से गिरूंगा ऐसा फील होगा। वो अपने आप को संभालता, पर तभी सामने जब देखता है डर जाता है, पीछे चला जाता है और सोचता है, क्या ये क्या है। उसके सामने हम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो मॉन्स्टर वो कहती है, फाइनली हम मिल चुके हैं बच्चे। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे आर्थर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है, ऐसे मुंह खुला मत रखो, मच्छर घुस जाएंगे। आर्थर बहुत डरने लगता है। हम उसके बॉडी में एक जगह कटा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके सामने वो झुकते हुए कहती है, मुझे डायमेंशनल रिफ्ट खोलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा और तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो। वैसे खाने के लिए बहुत सारे स्पेशल फ्रूट्स है तुम्हारे लिए। आर्थर अब थोड़ा सा संभालता है और उसे शुक्रिया कहता है। तभी वो फ्रूट्स की तरफ जाके एक फ्रूट को खाता, पर तभी वो दुखी होता है अपने मॉम और डैड के बारे में सोच के। पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आता है और कहती है, वैसे ये थोड़ा सा बीटर टेस्ट करेगी। आर्थर डर जाता है, उस फ्रूट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर खाने लगता है। आर्थर उसकी तरफ देख के कहता है, मुझे पता है आप एक लेडी है, पर क्या मैं आपको कोई बेहतर नाम से पुकार सकता हूँ। वो कहती है, हाँ मैं हूँ सिल्विया। वो सुन के कहता है, सिल्विया क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा तो। वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं करो, पर मैं इतना बता सकती हूँ मैं तुम्हारी हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और अब आर्थर नरेट करता है और ऐसे बात करते हुए जितने समय बीतते गए उतने ही सिल्विया के लिए जो डर मेरे मन में था वो धीरे धीरे फेड होने लगा। और मैंने भी उससे धीरे धीरे अलग अलग सवाल करने लगे, जैसे कि ये जगह कैसा है और वो यहाँ पे कैसे है, वो आखिर कहाँ से आई है और उसके बॉडी में ये काट कैसे है और आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। सिल्विया कहने लगती है, वैसे तुम्हारा पहला सवाल वो बहुत आसान है। ये जगह फॉरेस्ट और बीस्ट ग्लेड इन दोनों के बीच में आती है। वैसे भी किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तुम आर्थर तुम वो पहले हो जो कि इस जगह पे आया है। ये सुन के वो कहता है, हो वैसे तुम मुझे आर्ट कह सकते हो, बोल सकते हो कि ये आर्थर का शॉर्ट नेम है अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। वो कहती है, वेरी वेल मैं भी तुम्हें आर्ट कहूंगी। तुम्हारी दूसरी जो सवाल है, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरे पास एक चीज है उनको वही चाहिए। और ये जो वाउंड तुम देख रहे हो ये मेरे एनिमीज के साथ लास्ट बैटल के दौरान आई थी। और तुम्हारा सवाल, मैंने तुम्हें आखिर क्यों बचाई, क्योंकि तुम्हारा करेज और तुम्हारा सैक्रिफाइस वो मुझे पसंद आई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लोनली हो गई थी। ये कह के वो जाने लगती है और कहती है, मुझे अपने वाउंड के ऊपर भी ध्यान रखना होगा ताकि अच्छे से मैं पोर्टल को खोल पाऊं। पर जाने से पहले तभी कहती है, ओह मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, मैं अभी एग्जैक्टली तो नहीं देख सकती कि वो लोग कहाँ हैं, पर मैं इतना बता सकती हूँ तुम्हारी फैमिली वो पूरी तरीके से ठीक है और सेफ है। आर्ट सेफ, ये सुन के जैसे कि आर्थर रो देता है। ये खुशी के आंसू थे और वो कहता है, थैंक यू सिल्विया। कुछ देर बाद वो नैरेट करता है, ऐसे ही समय बीतते गए। मैंने और सिल्विया ने बहुत मजे किए। हम लोग बहुत बातें करा करते थे, यहाँ तक कि मैं 2 हॉर्न्स और सब कुछ के बारे में बातें करता था और वो भी अपने बारे में बताती थी जब भी हम फ्री होते थे, जब वो पोर्टल ओपन नहीं कर रही होती थी। पर हाँ एक चीज़, सिल्विया कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलती थी और शायद इसी वजह से मैं धीरे धीरे समझने लगा था वो आखिर किस तरह की मिस्टीरियस बीइंग है। तभी हम उसे मेडिटेट करते हुए देखते हैं और नरेट करता है, सिल्विया बिल्कुल वैसी है। क्या मुहावरा होता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। जैसा उसे देख के लगता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। तभी सिल्विया उसे देख के उसे एक फ्रूट खाने के लिए देती है। पर तभी आर्थर अपने फैमिली के बारे में और उसी डाकू के बारे में सोचता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने के बारे में सोचता है, बहुत बुरी मौत देने के बारे में सोचता है। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी सिल्विया उसके सर पे अपनी उंगली से मारती है। आर्थर को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है और वो कहती है, आर्ट हाँ मानती हो तुम गलत नहीं हो, पर फिर भी अपने अंदर ऐसे हेट्रेट व्यंजन ये सब रखने के बाद तुम और कुछ नहीं बल्कि अपने आप के ही नुकसान कर रहे हो। इसके बदले अच्छे से जियो। हाँ हो सकता है
इसके बाद भी तुम्हें बार बार ग्रीफ मिसफॉर्चून मिले, पर उन सब से सीखना और हमेशा एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहना। तभी उसके पास जाते हुए कहती है, ओह क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा ही मार दिया है क्या? पर आर्ट सोचता है, क्या बात है, मुझे एक ऐसा कोई जो कि देखने के बाद इविल लगता है वो मोरल लेक्चर दे रही है। पर तभी वो कहने लगती है, आर्ट आर्ट तुम ये फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हो? आर्ट हंसता है और कहता है, ओह ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। पर सिल्विया तुम्हारा ये वाउंड ये 3 दिन और ख़राब होते क्यों जा रहा है? पर वो कहती है, अरे चिंता मत करो, ये ऐसा ही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आर्ट खा रहा था। सिल्विया पूछती है, ओ हाँ मुझे तुमसे और एक बात पूछनी है। मुझे जितना पता है तुम्हारे जैसे ह्यूमंस नॉर्मली टीनेज ईयर्स जैसे कि 12-13 साल के होने के बाद वो अपने माना कोर को फॉर्म कर पाते हैं, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? ये सुन के वो कहता है, ओह मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जीनियस हूँ। वो कहती है, ओह तो फिर तो तुम ये सीख सकते हो। वो कहता है, क्या क्या सीख सकता हूँ? और तभी देखते हैं सिल्विया अपने आसपास में से सब कुछ का माना एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है, जब तुम फाइट कर रहे होगे तब भी, या फिर चलते टाइम, या फिर कभी भी तुम आसपास के सभी चीज़ों में से माना ले सकती हो। आर्थर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, कैसे, तुम ये कैसे कर रही हो? वो उसे अच्छे से सिखाती है और कहती है, नॉर्मली ह्यूमंस का माइंड बहुत लीनियर होता है, पर तुम अगर अच्छे से ध्यान लगाओगे तो ये कर सकते हो। अब आर्थर भी ध्यान लगाना चालू करता है और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो इसका प्रैक्टिस चालू करता है और करते जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। बहुत समय बाद जब उसका ये प्रैक्टिस खत्म होता है, जब वो अपने आसपास के सभी चीज़ों में से माना एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी खुश होकर सिल्विया को बुलाते हुए कहता है, सिल्विया मैंने कर दिया। पर तभी सिल्विया को देखता है वो नीचे गिरी हुई है, उसके सामने वही पोर्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून गिर चुका है। आर्ट दौड़ते हुए उसके पास जाता है, कहने लगता है, सिल्विया सिल्विया क्या हुआ है तुम्हें? पर तभी वहाँ पे चाहते ही वो डर जाता है, बहुत सारा खून बह चुका है, यहाँ तक कि खून उसके पैरों में भी लग चुका है। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी को घुमाता है, पर जब उसकी वाउंड को देखता है वो शॉक होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो अब उसी पोर्टल की तरफ देखता है और सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसी वजह से क्या? और वो अपने पास के सारे मोमेंट्स के बारे में सोचता है, सिल्विया के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट, और वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर ये वाउंड इसीलिए और बुरी होते जा रही थी क्योंकि वो इस पोर्टल को बना रही थी, और ये सब कुछ वो बस मेरे लिए। और वो रोना चालू करता है। पर तभी सिल्विया किसी तरीके से उसे पकड़ते हुए कहती है, इट्स ओके लिटिल वन। पर वो रोते हुए कहता है, कैसे सब कुछ ठीक है जब तुम मेरे लिए मर रही हो? वो रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत रोता है और नरेट करता है, मैं रोया, बहुत रोया, यहाँ तक कि पहली बार मैंने इतना रोया कि जैसे कि मेरे अंदर का बच्चा बाहर आके रो रहा हो। तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम्हारा रोना हो चुका है? वो कहता है, नहीं, कैसे हो सकता है? पर वो कहती है, नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें अब अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर वो कहता है, मैं कैसे अपने आप को ब्लेम करे बिना रह सकता हूँ जबकि सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। सिल्विया उसे समझाने लगती है पर वो समझता ही नहीं, रोने लगता है। तभी वो कहती है, वैसे मेरी ये नाम, ये लगता है मेरी इस अपीयरेंस पे सूट नहीं करती है ना? और तभी देखते हैं उसका ये वेसल वो चेंज होने लगता है, वो बदलने लगती है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे हम एक बहुत खूबसूरत ड्रैगन को देखते हैं। आर्थर बहुत शॉक होकर देखने लगता है। अपने नए रूप में आने के बाद वो कहती है, देखो तो अब लगता है कि मेरा नाम सिल्विया है और ये नाम मुझ पे जज रही है। आर्थर चौंकते हुए कहता है, सिल्विया तुम एक ड्रैगन हो? वो कहती है, हाँ, तुम्हारे ह्यूमंस मुझे तो ऐसे ही ड्रैगन सी शायद बुलाते होंगे, पर मैं क्या करती, मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म का ही यूज करना था इस पोर्टल के काम को खत्म करने के लिए। पर जब अब मेरा ये वेल वो जा चुकी है तो फिर वो लोग भी जल्दी आने वाले होंगे। पर वो कहता है, क्या, कौन आएंगे? तभी पोर्टल ओपन हो जाता है। सिल्विया कहती है, लिसन केयरफुली आर्ट, अलग होने से पहले ये लो, ये तुम्हारे लिए। तभी देखते एक बहुत ही खूबसूरत अंडा वो उसे देती है। उस अंडे को पकड़ के आर्थर सोचता है, ये अंडा उतना हैवी तो नहीं है, पर फिर भी बेयरली मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ। पर तभी देखते हैं सिल्विया अपने एक पंख निकालती है और उससे उस अंडे को रैप करने के लिए कहती है ताकि उसकी माना कंट्रोल रहे, और कहती है, और एक चीज़ तुम्हारे लिए। तभी अपने मुंह से उस पर टच करती है, जिससे हम देखते हैं आर्थर के बॉडी पे कुछ दाग, कुछ निशान आ जाते हैं। आर्थर दर्द से चिल्लाता है। वो कहती है, जब समय आएगा सब कुछ तुम्हारे सामने रिवील हो जाएगा आर्थर। आर्ट उसकी तरफ देख के कहता है, सिल्विया तुम्हारी आंखें, क्या तुम ठीक हो ना? पर सिल्विया कहती है, मैं पोर्टल अभी ओपन कर रही हूँ, पर मैं डायरेक्टली तुम जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे तुम्हें नहीं भेज सकती, पर तुम ह्यूमंस के करीब ही पहुँचोगे।
पर वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। पर तभी वो जगह कांपने लगता है, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। सिल्विया आर्थर को किसी तरीके से बचाती है, पर तभी आवाज आता है, लेडी सिल्विया, मैं एडवाइस करता हूँ जिद्दीपना छोड़ दीजिए और जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, और हो सकता है इससे वो आपकी इस वाउंड को हील कर दे। आर्थर उसे देखने लगता है और सोचता है उसका फॉर्म वो तो बिल्कुल सिल्विया जैसे ही है, और तभी शायद वो अपने कुछ पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे सिल्विया को तकलीफ होने लगता है। आर्ट कहता है, सिल्विया? वो कहती है, मैं तुमसे मुझे माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरी बस एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट है। क्या तुम मुझे ग्रैंडमा कह सकते हो बस एक बार? उसका वाउंड बहुत बढ़ चुका है, उसमें से बहुत सारा खून निकले जा रहा है। आर्थर तभी उसे पकड़ता है और रोते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। ये सुन के वो रोती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैं नहीं आ सकती। और तभी वो उसे एक धक्का देता है पोर्टल की तरफ और कहती है, फेयरवेल आर्ट। आर्ट उस पोर्टल में गिरने लगता है और कहता है, नहीं सिल्विया, ग्रैंडमा। धीरे धीरे पोर्टल गायब होने लगता है। सिल्विया भी उसकी बात सुन के रो देती है और कहती है, थैंक यू माय चाइल्ड। तो फिर ये सिल्विया आखिर कौन है? उसने आर्थर को आखिर ग्रैंडमा कहने के लिए क्यों कहा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो आने से सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।